नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सक्सेस विद नोट्स पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम संधि के जो हम क्लासेज ले रहे हैं उसी क्रम में हमने जो पिछला जो वीडियो था उसमें जो अच संधि के अंतर्गत आने वाला जो भेद था यण संधि, उसके बारे में आपके सामने विस्तार से चर्चा करी है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में अच संधि का जो दूसरा महत्वपूर्ण जो भेद है अयादि संधि, उसके बारे में सूत्र, अनुवृत्ति, उदाहरण सहित क्या क्या प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, किस तरह से हमें कौन कौन से नियमों को याद रखना है, वो सारी बातें जो अयादि संधि से संबंधित है, जो हमें याद रखनी है, जिसकी हमें तैयारी करनी है, उन सारी बातों की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अयादि संधि। जिस भी संधि का हम भेद पढ़ते हैं उसी के नाम में उसके बारे में आधी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। जैसे पिछली संधि में हमने पढ़ा था यण संधि, तो वहाँ पर हमने इक के स्थान पर यण किया था, इसलिए उस संधि का नाम था यण संधि। और जो संधि की जो भूमिका वाला जो वीडियो था उसमें भी हमने पढ़ा था कि जिस वर्ण के स्थान पर विकार होता है उस संधि को वही नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमने इक के स्थान पर यण आदि किए थे और उस संधि का नाम हमने यण रखा था, उसी तरह से यहाँ भी कुछ वर्ण हैं और उन वर्णों के स्थान पर अयादि कुछ जो आदेश हैं वो करते हैं, इसलिए संधि का जो नाम है वो हमने अयादि रखा है। कौन कौन से वो वर्ण हैं जिनके स्थान पर अयादि करते हैं? तो सबसे पहले हम संधि का जो सूत्र है वो पढ़ते हैं। तो जिस तरह से इको यणची यण संधि का सूत्र था, इसी तरह से अयादि संधि का सूत्र है एचो यवा यावह। इसकी अनुवर्ती की हम बात करें तो अनुवर्ती में आता है एचः क्रमाद अय अव आय आव एते आदेशः स्युः अचि। ये इसकी अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति का मतलब होता है संस्कृत में सूत्र का जो अर्थ है उसी को हम अनुवृत्ति कहते हैं, कि सूत्र जो है वो संक्षिप्त रूप है और उसी का जो विस्तार रूप है जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक होता है, वो सारी बातें किस में आती है? अनुवृत्ति में आते हैं। अब इसका जो हिंदी में अर्थ है वो हम देखते हैं कि जो हिंदी में जो अर्थ निकल कर आता है अनुवृत्ति का वो आता है एचः, यानी एच प्रत्याहार। तो एचः का यहाँ पर अर्थ है एच प्रत्याहार। अब एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो माहेश्वर सूत्र मुझे लगता है अब तक आपके याद हो गए होंगे। तो माहेश्वर सूत्र में एच में आते हैं ए, ओ, आई, औ। ये जो चार वर्ण हैं ये एच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए सूत्र में लिखा है एचः। आगे हम बात करते हैं क्रमाद। तो एक सूत्र आता है, इसी के साथ उस सूत्र को हम देखते हैं कि यथा संख्यम अनुदेशः समानम। तो यथा संख्यम अनुदेशः समानम हमें बताता है कि यदि किसी सूत्र में स्थानीय और आदेश दो चीज होती है, तो स्थानीय किसे कहेंगे, आदेश किसे कहेंगे, वो भी मैं आपको अभी ये बताऊंगा। तो इस सूत्र में कहा गया है कि यथा संख्यम अनुदेशः समानम, कि यदि किसी भी सूत्र में स्थानीय और आदेशों की संख्या बराबर है, यथा संख्यम का मतलब है कि संख्या के अनुरूप है, तो उनका जो आदेश होता है स्थानीय के स्थान पर वो क्रमशः होता है। तो इस सूत्र की मदद से यहाँ पर इस सूत्र में ये पारिभाषिक सूत्र है, तो ये हमें यहाँ पर नियम बताता है कि एचः, तो एच प्रत्याहार में हमारे पास वर्ण कितने हैं? चार है, ए, ओ, आई, औ। और इनके स्थान पर होने वाले जो आदेश हैं वो भी चार है, एक, दो, तीन, चार। तो ये सूत्र कहता है इनको हम स्थानीय कहते हैं और इनके स्थान पर जो होगा उनको हम आदेश कहते हैं। तो चार ही हमारे पास स्थानीय है, चार ही हमारे पास आदेश हैं, तो ये हमारे पास क्रमशः होंगे। तो क्रमशः का मतलब होता है कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत जो ए, ओ, आई, औ के स्थान पर
क्रमाद यानी क्रमशः हम आदेश करेंगे तो ए के स्थान पर हमारा आदेश होगा अय, ओ के स्थान पर हमारा आदेश होगा अव, अय के स्थान पर हमारा आदेश होगा आय और अव के स्थान पर हमारा आदेश होगा आव। एते आदेशास्यु, ये आदेश होंगे। लेकिन वृत्ति में एक चीज लिखा है अचि, तो ये आदेश कब होंगे? जब इनके आगे क्या होगा? अच प्रत्याहार के वर्ण होंगे। अब यहां पर हम देखते हैं कि सूत्र में सिर्फ लिखा था एचो यवा यावह, कि एच के स्थान पर आय अव आय आव आदेश होते हैं। अच्छी कहां से? तो संज्ञा प्रकरण में आपको वहां पर बताया था कि सूत्र के अंतर्गत जो चीज नहीं आती है तो सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। इत संज्ञा में हमने पढ़ा था कि जो इत शब्द है वो हमने कहाँ से लिया था? जैसे उपदेशे अज अनुनासिक, इत में इत भी कहा था, उपदेश भी कहा था। लेकिन उसकी जो अगला इत संज्ञक सूत्र था हलंत्यम, वहां हलंत्यम सूत्र में ना तो इत कहा गया था ना उपदेश कहा गया था। तो हलंत्यम की जब हमने अनुवृत्ति पढ़ी थी तो वहां पर लिखा हुआ था कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, कि किसी भी सूत्र में यदि कोई पद नहीं दिखाई देता है, नहीं कहा गया है, तो उस पद को हम दूसरे सूत्र से अनुवर्तन कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अची का जो ग्रहण है वो हमने कहाँ से लिया है? तो हमने पिछली संधि पढ़ी थी यण संधि, और उस सूत्र में क्लियर लिखा हुआ था इको यणची, कि इक के स्थान पर, इक वहां पर स्थानीय था और यण वहां पर आदेश था, तो इक के स्थान पर यण आदेश होता था अची, यानी अच प्रत्याहार के वर्ण आगे रहने पर। तो वही यहाँ पर जो अची शब्द है वो कहाँ से अनुवर्तन किया है? याद रखना है, प्रश्न पूछे कि अयादि संधि में अच का जो ग्रहण है वो कौन से सूत्र से अनुवर्तन उसका किया गया है? तो हमें याद रखना है इको यणची सूत्र से वहां पर अच को ग्रहण किया गया है। तो चलते हैं आगे कि यहाँ पर हमारे पास स्थानीय वर्ण कितने हैं? 4 हैं, ए ओ आई औ, और क्रमशः इनके स्थान पर होने वाले आदेश भी 4 हैं, आय अव आय और आव। तो सीधा यदि आपको याद रखना है तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ए ओ आई औ इनके बाद में यदि अच प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ रहा है तो क्रमशः हम ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और अव के स्थान पर आव आदेश कर देते हैं। वहां पर हमने यण संधि में पढ़ा था कि आगे आने वाला जो अच है वो असमान होना चाहिए, यानी ई के बाद ई नहीं होना चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं होना चाहिए, री के बाद री नहीं होना चाहिए, री के बाद री नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन नहीं है। ए के बाद यदि ए भी आ रहा है तो भी हमें अय आदेश करना है, ओ के बाद स्वयं ओ आ रहा है तो भी हमें अव आदेश करना है, आई के बाद यदि अय आ रहा है तो भी हमें आय करना है, और अव के बाद यदि अव आ रहा है तो भी हमें आव आदेश करना है। तो सारी बातें जो मुख्य मुख्य थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो यहाँ पर समान और असमान अच का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। समान आए या असमान आए, होना चाहिए अच, यानी ऐसे लेकर और चैतक जो वर्ण आते हैं जिनको हम स्वर कहते हैं, तो कोई सा भी स्वर आ रहा है तो उनके स्थान पर हम ये कर देते हैं। तो ये था इसका जो मुख्य डायग्राम था, सूत्र था एचो यवा यावह। इसके साथ हमें सूत्र याद रखना है यथा संख्यम अनुदेश समानम, कि हमें जो आदेश करना है स्थानीय के स्थान पर वो क्रमशः करना है। उसके बाद में हमने अनुवर्ती पढ़ी कि एचह क्रमाद अय अव आय आव एते आदेशास्यु अचि, कि अच के परे रहने पर एच को अय अव आय आव एते क्रमशः आदेश होते हैं। अर्थ भी हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट बात आती है, ये केवल समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, केवल इतना याद रहे तो भी परीक्षा के लिए पर्याप्त है। लेकिन हम देखते हैं कि ए एक वर्ण है और अव यहाँ पर हमारे पास 2 वर्ण हैं, तो ये 2 क्यों होते हैं? तो थोड़ा सा यदि इसके पीछे का जो विज्ञान है वो समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, आई के स्थान पर आय और अव के स्थान पर आव। तो वो जो साइंस है इसके पीछे वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हम गुण संधि पढ़ेंगे तो गुण संधि में हम पढ़ेंगे कि अ और ई को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास वर्ण आता है ए। गुण संधि में हम पढ़ेंगे कि अ या आ के बाद में ई या ई आता है तो उसके स्थान पर होता है ए। पिछली संधि में हमने पढ़ा था कि ई के स्थान पर होता है, यदि ई के बाद में कोई असमान अच आ रहा हो, स्वर आ रहा हो, तो ई के स्थान पर होता है य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए का ग्रहण यहाँ से करते हैं, ई के स्थान पर यण संधि में यह होता है, तो हमारे पास निकल कर आता है आय।
तो यहाँ पर मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि ए के स्थान पर आय क्यों करते हैं। एक तरह से हम इसके अंदर जाके देखें तो यहाँ पर भी यण संधि ही है, क्योंकि यण संधि में ई के स्थान पर यह करते हैं और ई में ए भी मिला हुआ है, इसलिए अयादि संधि में हम आय करते हैं। उसी तरह से हम अव का देखें तो जो ओ है वो किस वर्ण से मिलकर बना है कि आ या ए के बाद में उ या दीर्घ उ हो तो मिलकर हमारे पास हो जाता है ओ। तो हम देखते हैं कि उ के स्थान पर यण संधि में हम करते हैं व और ए आता है यहाँ से, तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे सामने निकल कर आता है अव। तो इस तरह से हम देखते हैं। अय की हम बात करें तो अय में क्या होता है कि अ या आ के बाद में ए हो तो यहाँ पर या आई हो तो वहाँ पर कौन सा वर्ण होता है आई, ये वृद्धि का विषय है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ए है, अभी हमने देखा था कि ए में क्या होता है आय, तो यहाँ पर ए पीछे था तो ए और हम इसमें ऐड करते हैं तो ए प्लस आय, तो यहाँ पर हमारे पास आता है आय। तो लॉजिक हम यहाँ पर समझते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर यण संधि है, दीर्घ संधि है। वो चीज़ें केवल समझाने के लिए थी, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये बात समझ में आ जाती है तो आपके इसका जो पीछे का जो कारण है कि ए के स्थान पर आय क्यों हुआ, ओ के स्थान पर अव क्यों हुआ, आय के स्थान पर आय क्यों हुआ, अव के स्थान पर आव क्यों हुआ, उसके पीछे का लॉजिक है। संधि में सिर्फ हमें याद रखना है ए के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव, आय के स्थान पर आय और अव के स्थान पर आव आदि होता है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि सारी बातें जो हैं वो क्लियर होगी होंगी। अब हम इसके उदाहरणों की तरफ चलते हैं। तो इसके उदाहरण में हम देखते हैं कि एच प्रत्याहार में पहला जो वर्ण है ए है, तो हम देखते हैं उदाहरण। जैसे हमारे पास उदाहरण है हरे प्लस ए, तो यहाँ पर हम देखते हैं रे में जो वर्ण मिला हुआ है, जो स्वर मिला हुआ है वह ए। एक चीज और हम गलत करते हैं वो देखते हैं कि जब हम ए को स्वर के रूप में लिखते हैं तो उसके ऊपर हम कोई भी मात्रा नहीं लगाते हैं, और जब इसी ही ए को हम किसी व्यंजन में मिलाते हैं तो वहां पर हमें एक मात्रा लगानी होती है। इसी तरह से हम आई की बात करें तो स्वर रूप में आई को हम लिखते हैं तो वहां पर एक मात्रा लगाते हैं, लेकिन इसी आई को हम किसी व्यंजन पे रखते हैं तो वहां पर हमें दो मात्रा लगानी होती है। कई बार छात्र जो है वो कहते हैं कि सर यहाँ पर एक मात्रा लगा रहे हैं, तो इसको आई समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ एक मात्रा थी, यहाँ एक मात्रा है, तो आई नहीं होता है, क्योंकि जब स्वर में ए को लिखते हैं तो कोई मात्रा नहीं होती, और इसी ए को हम किसी व्यंजन में ऐड करते हैं तो वहां पर एक मात्रा हमारे पास लगानी होती है। तो यहाँ पर हरे में हम हर प्लस ए, तो यहां पर देख सकते हैं कि ए के बाद पुनः ए आ रहा है, यानी समान है, फिर भी हम यहां पर अयादि संधि करते हैं और ए के स्थान पर हमें जो आदेश करना है वो होता है आय। पुनः हम वर्ण सम्मेलन करते हैं। वर्ण सम्मेलन मैंने आपको संधि शुरू करने से पहले बताया था कि है हमारे पास पहले से पूरा है, र के आगे स्वर आ रहा है तो ये इसमें मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यह आधा है और आधे य के बाद में फिर ए आ रहा है तो ये भी इसमें मिल जाता है। तो हमारे सामने रूप निकल कर आता है हर ये। तो हरे धन ए, जब हम इसको मिलाते हैं तो अयादि संधि का नियम है कि ए के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो ए के बाद में स्वर आने पर ए के स्थान पर हम अय आदेश कर देते हैं। तो हमारे पास उदाहरण आता है हर ये। अगला हम देखते हैं, ए का ही हम उदाहरण दो चार देखते हैं कि ने प्लस अनम। तो यहां पर हम देखते हैं कि न है, न में ए की मात्रा है और उसके आगे स्वर है ए। यहाँ हम देखते हैं कि ए के बाद में स्वर है तो ए के स्थान पर हम आदेश कर देते हैं अय, पुनः इनका वर्ण सम्मेलन करते हैं तो हमारे पास रूप निकल कर आता है नयनम। इसी तरह से चे प्लस अनम, तो इसका जब हम रूप बनाएंगे तो हमारे पास रूप निकल कर आएगा चयनम। तो साथियों ये उदाहरण थे ए के। इसी तरह हमें हर जगह समझना है कि ए के बाद में कोई सा भी स्वर आ रहा हो तो हमें ए के स्थान पर कौन सा आदेश करना है, अय आदेश वहां पर करना है। आगे हम देखते हैं ओ के उदाहरण देखते हैं। तो जैसे है विष्णु धन ए,
एच को हम क्रमशः लेंगे ए ओ ऐ औ, तो दूसरा जो एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण है वो है ओ। तो विष्णु धन ए, तो यहाँ पर पुनः एक बार वर्ण विच्छेद करते हैं। तो ण में से हम किसको निकालते हैं? ओ जो मिला हुआ उसको निकालते हैं, और उसके आगे है ए। ये हम निकालने का मतलब है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए कि यहाँ पर ओ है, और सूत्र के अनुसार ओ के बाद में ए स्वर आ रहा है, तो ओ के स्थान पर हम आदेश करते हैं अव। पुनः इन सबको हम मिलाएंगे तो वी हमारा पहले से पूरा है, ण में हमारा ए मिल जाएगा तो ये विष्णु बन जाएगा, वै में हमारा ए मिल जाएगा तो हमारे पास रूप निकल कर आता है विष्णवे। इसी तरह से गुरु धन ए, तो इसका रूप बनेगा गुरवे। उसी तरह से पोधन अनम, पोधन अनम, तो हमारा निकल कर आएगा पवनम। कैसे निकल कर आएगा साथियों? पहले ही बता चुका हूं, प है, प में हमारा जो स्वर है ओ है, ओ के बाद में ए है, तो ओ के स्थान पर हम कर देते हैं अव। जब इन सबको मिलाते हैं तो आता है पवनम। इसी तरह से भो प्लस अनम, तो हमारे पास रूप निकल कर आता है भवनम। तो साथियों, इस तरह हमें ओके समझने चाहिए कि ओ के बाद में यदि कोई भी स्वर आ रहा है तो हमें इनकी तरह हर जगह कौन सा आदेश करना है? अव आदेश हमें करना है। और अव आदेश करने के बाद इनका जब वर्ण सम्मेलन करते हैं तो बनता है विष्णवे, गुरवे, पवनम, भवनम। तो इस तरह से हमें ओ के उदाहरण देखना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि एच के अंतर्गत आने वाला हमारा तीसरा वर्ण है वो है आई। तो यहाँ पर मैंने एक मात्रा लगाई है, लेकिन जब यही स्वर किसी व्यंजन में मिलता है तो वहाँ पर हमारे सामने मात्रा निकल कर आती है दो। जैसे गई धन अकह, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग है, ग में ऐ की मात्रा है। अब देखो यहाँ दो मात्रा थी, जैसे ही मैंने इसको स्वर के रूप में लिखा एक मात्रा मैंने यहाँ पर लगाई है। आगे का वर्ण है अकह, तो ए के स्थान पर जैसे अय होता है उसी तरह से ऐ के स्थान पर हम करते हैं आय। पुनः इनको मिलाते हैं तो ग में जब आ मिलाते हैं तो बनता है गा, और य में जब ए मिलाते हैं य। कै पहले से हमारा पूरा है तो हमारे पास रूप निकल कर आता है गायकः। इसी तरह से नई धन अकह, रूप निकल कर आएगा नायकः। इसी तरह से दई धन अकह, तो रूप निकल कर आएगा दायकः। तो साथियों, ये था संधि और ये था संधि विच्छेद, क्योंकि दोनों तरह से वहां पर प्रश्न पूछेगा, संधि भी पूछेगा, संधि विच्छेद भी आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर आपको ध्वनि ही देखने को मिल जाएगी। जैसे अपन ने देखा गुरवे, तो अब वहां पर दिख रहा है जैसे देखा चयनम, तो आय वहां पर सुन रहे हैं, गायकः आय यहाँ पर सुनाई देता है, नायकः आय हमें सुनाई देता है। तो हमें ये देखना है कि आय किसके स्थान पर होता है, तो ऐ के स्थान पर आय होता है। तो जब संधि विच्छेद करेंगे तो हम इस वर्ण में ऐ लगा देंगे, और जहाँ पर अव सुनते हैं वहां पर ओ लगा देंगे, संधि विच्छेद करते हैं। ऐ यदि हमें सुनाई देता है, जैसे चयनम में ऐ सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पर चे धन अनम हम लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर संधि विच्छेद का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। तो तीन वर्णों का हमने देखा ए ओ ऐ। अगला जो हमारा वर्ण है वो हमारा है औ। औ में स्वर में भी दो ही मात्रा रहती है, व्यंजन में भी जब इसको लगाते हैं तो वहां पर भी हमें दो ही मात्रा देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पौ धन अकह, पौ धन अकह, तो यहाँ पर बनता है पावकः। तो यहाँ पर ध्वनि की बात करें तो वो ही हमारे पास ध्वनि आव की ध्वनि हमें यहाँ सुनाई देती है। वर्ण हम देखते हैं प है, पौ में मात्रा है औ की, और औ के बाद लगा हुआ है अकह। तो यहाँ पर देखते हैं कि औ के बाद कोई स्वर आता है तो हम आदेश करते हैं आव। जब हम सबको मिलाते हैं तो हमारे पास रूप निकल कर आता है पावकः। ऐसे ही देखते हैं पौ धन अनः, तो पोधन अन में पवनः बनता है। इसी तरह से पौधन अन में हमारे पास रूप निकल कर आएगा पावनः।
तो ये था हमारा मुख्य जो सूत्र है अयादि संधि का, एचो यवा यावह यथा संख्यम अनुदेशः समानम, कि एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश होते हैं कब, अचि यानी अच प्रत्याहार के वर्ण आगे रहने पर। अब हम बात करते हैं जो हमने संज्ञा प्रकरण में भी आपसे चर्चा करी थी, उसी तरह से इसके और कुछ वार्तिक और एक सूत्र है। तो सबसे पहले हम सूत्र को ही लेते हैं, इसी के आगे अयादि संधि पढ़ रहे हैं, तो अयादि संधि से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सारी आज ही हम क्लियर करेंगे। तो अगला जो सूत्र वहां पर हमने पढ़ा था, पुनः अयादि के प्रसंग होने के कारण पुनः पढ़ते हैं, सूत्र था वांतो यी प्रत्यये। सूत्र का अर्थ होता है, यहां पर हम देखते हैं वांत वै धन अंत, तो ऐसे हम आदेश देखते हैं जिसके लास्ट में वह अंत में हो। तो हमारे पास जो चार आदेश थे कौन कौन से, एक था अय, एक था अव, एक था आय और एक था आव। तो इन चारों आदेशों में ऐसा आदेश हमें देखना है जिसके अंत में क्या हो वह। तो यहाँ पर हमारे पास आय को हम काट देते हैं, आय को भी हम हटा देते हैं, तो दो हमारे पास यहाँ पर बचते हैं। और ये दो किसके स्थान पर हुए थे, तो ओ के स्थान पर अव हुआ था और अव के स्थान पर आव हुआ था। ये इसलिए लिखा है कि सूत्र का अर्थ मैं आपको समझा सकूं। तो वांतो यी प्रत्यय, तो इस सूत्र का अर्थ निकल कर आएगा कि यदि ओ का मतलब यहां पर वांत और अव का मतलब भी वांत, क्योंकि ओ और अव के स्थान पर ही अव और आव होते हैं जिनके अंत में वह है। तो ओ और अव के बाद अगला जो पद था यी का मतलब है यादि, यादि प्रत्यय। यादि प्रत्यय का मतलब ऐसा प्रत्यय जिसके शुरुआत में यह आ रहा हो, यादि प्रत्यय आ रहा हो। तो ओ के स्थान पर हम कर देंगे अव और इसके स्थान पर कर देंगे हम आव। इसके उदाहरण भी हमने वहां पर बताए थे, पुनः आप नोट कर लीजिए, जैसे नो, जैसे नौ धन यत। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि न में किसकी मात्रा थी, न, अव और आगे आ रहा है यत। तो सारी कंडीशन यहाँ पर पूरी होती है कि अव भी आ रहा है, अव के बाद में कोई स्वर नहीं है, स्वर होता तो हमारा सूत्र कौन सा काम करता, एचो यवा यावह, लेकिन यहाँ पर हमारे आगे आ रहा है य, और यह जो है वो याधि प्रत्यय है, ऐसा प्रत्यय है जिसके शुरुआत में यह वर्ण आ रहा है। जब हम सबको मिलाएंगे तो हमारे पास रूप निकल कर आता है नाव्यम। इसी तरह से गोधन यत, तो यहाँ पर हम देखते हैं ग है, ग में मात्रा है ओ और ओ के बाद में यादि प्रत्यय है, तो यहाँ पर भी ओ के स्थान पर वांत यानी अव हो जाएगा। जब सबको मिलाते हैं रूप निकल कर आता है गव्यम। तो इस तरह से ये अयादि संधि का दूसरा जो सूत्र है ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में अयादि संधि है। तो अयादि संधि से रिलेटेड जितने भी सूत्र हैं, जितने भी वार्तिक हैं, सब चीज़ों को हमें वहां पर क्लियर करना है। तो दूसरा सूत्र था, उसका अर्थ पुनः आप समझ लीजिए कि वांत का मतलब है कि ओ और औ, इसके बाद में ये प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसके शुरू में यह वर्ण आ रहा हो, तो वहां पर भी हम ओ के स्थान पर अव और अव के स्थान पर आव आदेश करते हैं। उदाहरण है जैसे नाव्यम है और गोधन यत गव्यम है। इसी तरह से एक वार्तिक भी हमने पढ़ा था, पुनः उसको पढ़ते हैं, अध्व परिमाणे च। वार्तिक था अध्व परिमाणे च। इस वार्तिक का अर्थ होता है कि यदि मार्ग, परिमाप या माप अर्थ हो और गो शब्द के आगे, या फिक्स है, गो शब्द के आगे युति शब्द हो,
तो गो में जो ओ है उसके स्थान पर भी अव आदेश होता है। ये अर्थ मैंने अपनी तरफ से पूरा यहाँ पर खोलकर लिखा है कि यहाँ पर एक वार्तिक आता है, अयाधि के अंतर्गत ही आता है, और वो वार्तिक है अध्व परिमाणेच। संज्ञा प्रकरण में भी इसको पढ़ा था, लेकिन वहाँ पर मैंने डिटेल इसकी नहीं बताई थी। अयाधि संधि के अंतर्गत होने के कारण यहाँ पर इसकी डिटेल हम लिखते हैं। वार्तिक है अध्व परिमाणेच, और अर्थ है कि यदि मार्ग या परिमाण माप का वहाँ पर अर्थ हमारे पास आ रहा हो, अर्थ कन्वे हो रहा हो, तो गो शब्द का जो ओ है उसके स्थान पर भी हम अव लगा देंगे। कब लगाएंगे? जब इसके आगे कौन सा शब्द हो? युति शब्द हो। तो ये फिक्स है, गो के बाद में युति शब्द ही यहाँ पर होना चाहिए। तो उदाहरण भी ये फिक्स बनता है कि गो धन युति ही। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ना तो ये अयादि प्रत्यय है, ना ये कोई स्वर है, फिर भी हम गो के स्थान पर यहाँ पर कौन सा आदेश कर देते हैं? तो यहाँ पर अव आदेश यहाँ पर हम करते हैं, और इसका जो नियम है वो हमें याद रखना है, अध्व परिमाणेच। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि परीक्षा में वो पूछे कि गो धन युति ही गव युति ही अत्र अयादि संधि केन सूत्रेण अभवत, कौन से सूत्र से हुई है? तो वहाँ पर हमें जवाब देना है अध्व परिमाणेच। इसीलिए हर चीज़ हमें याद रखना है। तो इस तरह से हमारे पास जो अयादि संधि है, सूत्रों की बात करें तो हमारे पास दो सूत्र हैं। कौन कौन से? तो एक है एचो यवायावह, दूसरा है वांतो यी प्रत्यय, और एक हमारे पास वार्तिक है अध्व परिमाणेच। तो अध्व परिमाणेच का जो सूत्र और उदाहरण है वो फिक्स है। उदाहरण है गव्युति और वार्तिक है अध्व परिमाणेच। यहाँ तक बात क्लियर? आप इस वीडियो को आराम से देखिए, सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई है। आगे हम देखते हैं, इसी में एक साकल्य ऋषि का मत भी आता है, और वो जो साकल्य ऋषि का जो मत है वो भी अयादि जो संधि है उसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। और सबसे पहले उस सूत्र की हम बात करें, नियम की बात करें, तो वो है लोपः साकल्यस्य। तो यहाँ पर साकल्य ऋषि का नाम भी आ रहा है। तो साकल्य ऋषि के मत में लोपः यानी लोप भी होता है। किसका होता है, कहाँ होता है? तो हम देखते हैं कि यदि पदांत ए ओ आई औ के स्थान पर क्या हुआ हो, क्रमशः आय अव आय आव होने वाले आदेशों के य और व का लोप हो जाता है। उदाहरण से ये बात क्लियर होगी कि हमने पढ़ा कि एचो यवा यावा, ये सूत्र हमने वहां पर पढ़ा, और उस सत्र में हमने पढ़ा कि ए ओ आई औ, इनके बाद में स्वर आ रहा है तो इनके स्थान पर ये चार आदेश हो जाते हैं। उदाहरण भी हमने वहां पर पढ़े हैं। लेकिन यदि ए ओ आई औ ये चारों वर्ण पदांत में आ रहे हो, पदांत का मतलब संज्ञा प्रकरण में हम पढ़ चुके हैं, सुप्तिंग अंतम पदम, यानी किसी सुबंत के अंत में आ रहे हो या फिर तिगंत के अंत में आ रहे हो, और उसके आगे स्वर आ रहा हो, तो ये जो चार आदेश होंगे इनका जो अंतिम वर्ण है य व, इनका हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। और ये जो कार्य है, ये जो कार्य है ये विकल्प से होता है। अब यहां पर एक नई चीज निकल कर आती है, विकल्प। तो विकल्प का मतलब है हम लोप भी कर सकते हैं, और वहां पर नहीं करें तो भी हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत, जो रूप है वो गलत नहीं होगा। उदाहरण हम देखते हैं इसका,
ज़्यादा टाइम हम नहीं लेके और तुरंत उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जैसे तत्शब्द रूपों में हम तत्शब्द पढ़ेंगे तो तत्शब्द पुल्लिंग आता है, जैसे सह, तौ, ते। तो यहाँ पर देखते हैं तो और ते दोनों इसी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तौ अगच्छताम, लंग लकार में रूप देखते हैं तो अगच्छत अगच्छताम। तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो धातु भी हमारी प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तौ जो है वो सुबंत है, तो ये पद है और इसके आगे स्वर भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा सूत्र काम करेगा एचो यवा यावह। तो यहाँ पर हम देखते हैं रूप बनाकर तय है, तय में अव की मात्रा है, उसके आगे अगच्छताम है। तो यहां पर हमने देखा कि जो ओ है इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, आव आदेश करते हैं। अब लोपः साकल्यस्य सूत्र कहता है कि पदांत ओ औ ए ऐ के स्थान पर जो आदेश होते हैं उनके अंतिम में यह वह का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर हम वह का क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं। तो हमारे सामने सिर्फ बचता है आ, और ये जो आ है वो किस में मिल जाएगा, तय में। तो हमारे सामने बचेगा ता, और इसको हम यथावत लिखते हैं तो ता अगच्छताम। तो ये तो था लोप करने के बाद में जो रूप निकल कर है, तो ता अगच्छताम। ये चीज हमें क्यों याद रखनी है कि ता अगच्छताम परीक्षा में दे देर पूछिया कौन सी संधि हुई है, तो हमें देखना है। हम घबरा जाएंगे कि ता अगच्छताम, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि वै का यहाँ पर लोप हुआ है और संधि का नाम हमें वही देना है, अयादि संधि। तो एक रूप तो बनता है ता अगच्छताम। दूसरा, जब वै का लोप नहीं करेंगे तो हमारे पास बनेगा तावगच्छताम। कैसे बना कि आव हुआ, आव हमें दिख ही रहा है, वह हमारा जो है हलंत रहता है, और हलंत वह में आगे का जो स्वर है वो अयादि की तरह हम मिला देते हैं, जैसे आगे के हमने सूत्रों में पढ़ा था। तो तावगच्छताम। तो यहाँ पर दोनों में ही कौन सी संधि है, अयादि संधि है। विकल्प से होती है तो एक रूप बनता है, विकल्प में हमारे पास कोई भी संधि विकल्प से होगी, व्याकरण में कोई भी कार्य विकल्प से होगा, तो वहां पर दो रूप हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो ता अगच्छताम, तावगच्छताम। इसी तरह से हम ते का भी ले सकते हैं कि ते में भी हमारे पास में ए आ रहा है, तो जैसे ते अगच्छन। तो यहां हम देखते हैं कि तय में एक ही मात्रा है, आगे है अगच्छन। तो यहां पर एक के स्थान पर हम कर देते हैं अय। तो यहां पर हम देखते हैं एक रूप हमारे पास बनेगा त अगच्छन और एक रूप बनेगा तयगच्छन। तो दोनों रूप है, एक विकल्प से और विकल्प के अभाव में। तो लोपः साकल्यस्य जो सूत्र है वो भी हमें किस संधि के अंतर्गत पढ़ना है, अयादि संधि के अंतर्गत ही हमें वहां पर पढ़ना है। तो इस तरह से कहीं पर भी जैसे और उदाहरण है, जैसे ते धन अपि, तो यहां भी जो ते है वो पदांत है। शर्त हमें याद रखनी है, लोप कहाँ होगा, जब ए ओ ऐ औ ये कहाँ हो, पद के अंत में यानी पदांत में हो, तभी हमें ये कार्य करना है। जैसे वहां पर ने प्लस अनम हमने पढ़ा था, ने प्लस अनम नयनम, यहां पर जो ए है वो पदांत नहीं है, तो यहां पर हमें लोप नहीं करना है। तो ये सावधानी बरतनी है कि ए ओ ऐ औ पदांत है तो ही हमें विकल्प से दो रूप बनाना है, लोप करना है। पदांत नहीं है तो हमारा बिना विकल्प वाला जो एचो या वायव सूत्र के अंतर्गत आय अव आय आव आदेश जो है वो हमें वहां पर करना है। तो ते धन अपि में हम बनाएंगे तो एक रूप बनेगा तय अपि और एक रूप बनेगा तयपि। कैसे बनेगा, एक के स्थान पर यह करेंगे तो तय अपि, और नहीं करेंगे लोप कर देंगे तो तय धन अपि। ऐसे द्वौ धन अपि, तो दो पदांत है तो एक रूप बनेगा द्वा धन अपि, तो द्वापि लोप होने के बाद में, और एक बनेगा द्वावपि यानी वह होगा और मिलाएंगे तो द्वापि, और विकल्प के अभाव में द्वापिर, विकल्प से हमारा द्वा अपि। तो इस तरह से आज हमने अयादि संधि के अंतर्गत आने वाली सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर पढ़ी है। चार हमारे पास स्थानीय होते हैं, ए ओ और आई औ। चार हमारे पास आदेश होते हैं, अय
आव आय और आव क्रमशः हमें करना है यथा संख्यम अनुदेश समान सूत्र से। उसके बाद में एक हमारे पास पुनः एक सूत्र आता है वांतोई प्रत्यय कि ओ और औ के बाद में यादि प्रत्यय है तो भी हम अयादि करेंगे। एक हमने वार्तिक पढ़ा अद्व परिमाणे च कि गो शब्द के बाद युति आ रहा है और मार्ग के परिणाम वाचक वो अर्थ सूचित करता है तो भी हमें अयादि करनी है। और एक हमने साकल्य ऋषि के मत में लोप पढ़ा कि लोपः साकल्यस्य। तो इस तरह से सारी चीजें अयादि संधि के अंतर्गत जो पूछी जाएगी सारी बातें यहाँ पर क्लियर करी है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।